हाँ जी। तो अपने किसान आंदोलन करवा रहे हैं पिछले 2 दिन से। बिजोलिया का करवा दिया, बेगू का करवा दिया, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन करवाया, बूंदी में किसान आंदोलन करवाया। मैं जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करवा दूं आपको, और आप नोटिस भी करना। हमने 2 दिन की क्लासें, लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटे के आसपास की क्लासें, और मुझे नहीं लगता मैं अगले 7 मिनट लूंगा। मैं 7 मिनट से पहले पहले रिवीजन करवा दूंगा। बिजोलिया अब भीलवाड़ा में, तब मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी ठिकाना। राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी, जिसका मुख्य केंद्र बिजोलिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। केशव दास के टाइम में मराठों का अटैक हुआ था। धाकड़ किसानों ने सहयोग किया था, रिश्ते अच्छे बने, जो 1894 में गोविंद दास की मृत्यु तक जारी रहे। 1894 के बाद कृष्ण सिंह सामंत बना, उसके बाद स्थितियां बिगड़ने लगी। 1897 में गिरधरपुरा नाम के गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ। धाकड़ किसानों ने आंदोलन शुरू किया। कारण क्या थे? तो कारण थे कि लगान के अंदर कमी लाई जानी चाहिए, 84 प्रकार की जो लाग बाग ली जाती उसमें कमी लाई जाए, लाटा कुंठा बंद किया जाए, और जो बेगार ली जाती है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल साधु सीताराम दास के कहने पर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास के लिए गए। हामिद नाम का जांच अधिकारी आया, लेकिन पहले शुरुआत में उसने हालांकि पक्ष में भी दी, लेकिन शुरुआत में कोई ज्यादा किसानों को रियायतें नहीं मिली। उल्टा छप्पनिया काल के समय सामंत ने किसानों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया तो आंदोलन दब गया। 1903 में जब कृष्ण सिंह चौरी कर लगा देता है, तब आंदोलन एक बार दोबारा खड़ा हो जाता है। स्थानीय नेताओं ने आंदोलन चलाया था। प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव इसके स्थानीय नेता थे। पहले चरण में भले किसानों को सफलता नहीं मिली हो, लेकिन किसानों में सामंत विरोधी भावनाएं आई और अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई। सामंत ने पहले तो नानजी पटेल, ठाकरी पटेल को निष्कासित किया था, हालांकि उनको तो बाद बुला लिया था। इस बार फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया और साधु सीताराम दास को कहा कि लाइब्रेरी की नौकरी छोड़ो। दूसरे चरण में आपके विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा जुटते हैं इससे। विजय सिंह पथिक ओछड़ी नाम के गांव में विद्या प्रचारिणी सभा चलाते थे। साधु सीताराम दास उनको लेके आए थे 1916 में। 1917 में उन्होंने एक उपरमाल पंच बोर्ड बनाया, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल थे। बेरीसाल नाम के गांव में हरियाली अमावस्या को बना। उपरमाल सेवा समिति युवाओं की उपरमाल का डंका एक पर्चा प्रकाशित किया। मेवाड़ सरकार द्वारा 2 कमीशन बनाए गए थे। एक कमीशन बनाया गया बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। एक कमीशन बनाया गया था राज सिंह बेदला, अतक सिंह मेहता और रमाकांत मालवी। दूसरे वाला इसलिए बना था क्योंकि राजपूताना मध्य भारत सभा कह रही थी कि हम भवानी जाल की अध्यक्षता में जांच करवाएंगे। मेवाड़ सरकार नहीं चाहती थी बाहर की जांच एजेंसी है। फिर अंग्रेज 1922 में बीच में आ गए। रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस, अगलवी, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारीलाल इधर से। किसानों की तरफ से मोतीराम जी, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा। 84 में से 35 कर माफ कर दिए, पर बिजोलिया के सामंत ने इनको लागू नहीं किया। तीसरा चरण शुरू हुआ। ट्रेंच ने भूमि का बंदोबस्त किया, उल्टा पुल्टा कर दिया, सिंचित में कम लगा दिया, असंचित में ज्यादा लगा दिए। 1927 में विजय सिंह पथिक से किसानों ने बात की, उन्होंने कहा असंचित भूमि सामंत को वापस दे दो, उसने बेटे ने सारी जब्त कर ली। उसके बाद विजय सिंह पथिक इससे अलग हो गए। गांधी जी ने बजाज को भेजा, बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को छोड़ गए। फिर प्रजामंडल बना और सरकार ने कहा कि प्रजामंडल के साथ में कोई रिश्ते नहीं रखोगे तो बातें मान लेंगे। 1941 में वीर राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता ने जाके समझौता करवा दिया किसानों के साथ। 44 साल चला था, प्रथम संगठित था, अहिंसक था, राजनीतिक जागृति लेके आया था, बाहर से चंदा नहीं लिया, तो स्वावलंबन है, नेशनल मूवमेंट के साथ में हमें जोड़ा था। कैसे जोड़ा? तो 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव रखा इसके पक्ष में, पथिक के कहने पर केलकर ने समर्थन किया, गांधी जी, मालवीय ने इसका विरोध किया था। 20 वाले में नागपुर अधिवेशन के अंदर गांधी जी के सामने 3 किसान, कालू जी, गोकुल जी, नंदराम जी ने किसानों के शोषण की प्रदर्शनी लगाई, तो गांधी जी ने इसको अपना नैतिक समर्थन दिया था। तिलक ने अपने मराठा अखबार में इसके बारे में लिखा था। तिलक ने फतेह सिंह जी को लेटर भी लिखा था। गांधी जी ने भी फतेह सिंह जी को लेटर लिखा था। मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने इस पर नाटक लिखा था, रंगभूमि नाम करके। माणिकलाल वर्मा ने पंछीड़ा गया। एक प्रेमचंद भील और भंवरलाल जी थे, उन्होंने बाकी गजलें गा गा के किसानों को मोटिवेट करके रखा था। तो ये अपना, और उमा जी का खेड़ा एक गांव था जहां से विजय सिंह पथिक ने भूमिगत रूप से आंदोलन चलाया था। फिर हम पढ़ रहे थे बेगू। अब चित्तौड़ में मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। यहाँ के मैनाल के भेरुगुंड नाम की जगह से वही आपके धाकड़ों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। विजय सिंह पथिक के पास गए, हमारे नेता बनो, उन्होंने रामनारायण चौधरी को भेज दिया था। रामनारायण चौधरी ने दामोदर लाल नाम के मंत्री से बातचीत की, लेकिन बातचीत नहीं मानी गई, तो इन लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया अपना। आंदोलन खड़ा करके इन्होंने कहा कि हम तो सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, हम तो हमारी किसान पंचायतें बनाएंगे। ये सब बातें आई तो अंग्रेजी सरकार को पता चला। अंग्रेजी सरकार ने 2 काम किए। एक तो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से शासन के अधिकार लेके महाराज कुमार भोपाल सिंह को दे दिए, और इतने में पता चला कि साहब बेगू के सामंत अनूप सिंह ने विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से अजमेर में किसानों के साथ समझौता कर लिया, इसलिए अनूप सिंह को पकड़ के नजरबंद कर दिया और अमृतलाल को यहाँ का प्रशासक बना दिया।
ट्रेंच ने इसको बोल्शेविक समझौता कहा था। ट्रेंच को जांच अधिकारी बना के भेजा गया था। ट्रेंच आपके 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के अंदर फायरिंग कर देता है। उस फायरिंग के अंदर रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान है, वो आपके शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद में विजय सिंह पथिक यहाँ पर आए थे। विजय सिंह पथिक को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था खालसा क्षेत्र वाला आंदोलन, वो जाट किसानों ने किया था। पहले उदयपुर में सम्मेलन हुआ, उदयपुर में सम्मेलन होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी तो सरकार ने नहीं मानी तो उन्होंने कहा जातीय पंचायतों के माध्यम से चलाएंगे। पड़ोली में एक सम्मेलन बुलाया, जातीय पंचायतें तो गई, राजस्थान सेवा संघ आई, जो आपका कन्हैयालाल कलंतरी जो कि राजपूताना मध्य भारत सभा का सदस्य था वो भी आया। इस बार कहा कि बिजोलिया की तरह चलाएंगे, मात्रकुंडिया में अगला सम्मेलन करेंगे। मात्रकुंडिया में सम्मेलन किया, कहा कि लगान कम करो और अफीम की जो खेती की बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो। सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि जागीर के साथ साथ खालसा वाले भी आंदोलन कर दे। ये बूंदी किसान आंदोलन का एक और नाम बरड़ किसान आंदोलन है। साधु सीताराम दास वहां पर डाबी किसान पंचायत बनाते हैं, हरला भड़क उसके अध्यक्ष थे। 1922 में बाद में नन्नूराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार इसके अन्य नेता हुआ करते थे। और 2 अप्रैल 1923 को यहाँ डाबी के अंदर भी हत्याकांड हो गया। इकराम हुसैन फायरिंग कर देता है। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। नानक जी भील की याद में वर्मा जी ने अर्जी नाम का एक गीत लिखा था। और रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त इस हत्याकांड की जांच करने के लिए आए थे। और वो जब आए और उन्होंने अखबारों में इसके बारे में लिखा तो बाद में सरकार की निंदा हुई। सरकार ने कमीशन बनाया, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप भैरोलाल की अध्यक्षता में। कमीशन ने भी लिपापोती सी कर दी थी, ज्यादातर को इनकी मांगे वगैरह मानी नहीं गई। 5 अक्टूबर 1936 से आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। जब नुक्ता प्रथा को बंद कर दिया गया था, युद्ध कर लगाए गए थे, तो दोबारा हिंडोली के हुडेश्वर महादेव मंदिर में 500 गुर्जर और मीणा किसान इकट्ठे हुए थे। और बाद में सरकार ने इनकी बातें मान ली थी, कुछ बातें मान ली, धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। इस दूसरे चरण में सामाजिक सुधार भी किए गए थे। महिलाओं की एक बड़ी संख्या इस आंदोलन के अंदर शामिल हुई थी। पर यह आंदोलन केवल गुर्जरों तक सीमित था, कुशल नेतृत्व नहीं था, राजस्थान सेवा संघ का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं मिला था, इस वजह से इतना सफल नहीं हो पाया। जहां मेवाड़ के किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्रों के थे, वहीं ये किसान आंदोलन खालसा क्षेत्र का था। जागीरी क्षेत्रों में उत्पीड़न अधिक था तो वो थोड़े ज्यादा उत्पीड़ित थे, इधर वाले किसान कम उत्पीड़ित थे, बूंदी वाले। उधर वाले में कुशल नेतृत्व मिला, मेवाड़ वाले में इनको ज्यादा कुशल नेतृत्व नहीं मिला। मेवाड़ वाले में राजस्थान सेवा संघ आ गई थी, यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ नहीं आ पाई थी। मेवाड़ वाले में महिलाओं की थोड़ी सीमित भागीदारी थी, यहाँ वाले में थोड़ी महिलाओं की भागीदारी अधिक हो गई थी। ये इनके बीच में थोड़े अंतर थे। ये देख लो 5-7 मिनट में खत्म हो गया। अब अपने आगे बढ़ लेते हैं। आज अपने एक किसान आंदोलन देखते हैं, अलवर किसान आंदोलन देखेंगे अपने, और पढ़ेंगे क्या क्या बातें हैं कौन से। अलवर की जब मैं सिंपली बात करूं, देख लो हमने मेवाड़ पढ़ लिया और बूंदी पढ़ लिया, हम अलग अलग जगह पे कौन कौन से आंदोलन हुए थे सारे पढ़ लेंगे धीरे धीरे। अलवर में किसी भी राज्य में 2 प्रकार की जमीन हो सकती है, एक तो जागीर भूमि और दूसरी खालसा। अब मैं इतनी बार ये बता चुका हूं आपको कि जागीर भूमि जो होती थी वो तो फ्यूडल लॉर्ड जो हुआ करते थे उनके पास हुआ करती थी। जो फ्यूडल लॉर्ड के पास में होती थी उसको तो जागीर भूमि बोलते थे, और जो राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करती थी, जो डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में रहा करती थी, उसको बोलते थे खालसा। अलवर में जागीर वाली भूमि कम थी, खालसा वाली भूमि ज्यादा थी। जागीर वाली भूमि तो थी 20% और खालसा वाली भूमि थी 80%। इसलिए यहां पर जो भी किसान आंदोलन हुए वो खालसा वाली भूमि में हुए थे। वही देख लो, मेवाड़ में जैसे जाटों वाला खालसा भूमि में, बूंदी वाला भी लगभग खालसा भूमि का आंदोलन था, और ये वाला जो है ये भी खालसा भूमि का आंदोलन। 2 आंदोलन पढ़ेंगे हम, एक को जिसको हम निमूचना आंदोलन के नाम से जानते हैं, आप में से ज्यादातर ने इसका नाम सुन रखा है। एक दूसरा और पढ़ेंगे हम, मेव आंदोलन। मुझे याद है पिछले साल या उससे पिछले साल किसी एग्जाम के अंदर उन्होंने मेव आंदोलन पूछ लिया था। वही जो मैंने बताई थी आपको बात कि भाई आरपीएससी के पहले जितने फैक्ट वो पूछती थी वो सारे आपने याद कर लिए, घोटे मार लिया आपने, बिजोलिया बेगू के सब कुछ। फिर आरपीएससी को लगता है यार स्टूडेंट के जब सब याद हो गया तो कहां से पूछूं, कुछ तो नया लाऊं, मर थोड़ी जाऊं, मेरी भी तो फीलिंग है। तो उसने कहा कि अपने मेव पूछ लेंगे कोई दूसरे, और इधर उधर के ये आपके उदयपुर वाला जो था खालसा वाला ये पहले नहीं पूछते थे, ये अब पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने नए नए किसान आंदोलन पूछने शुरू कर दिए। तो हम अलवर के खालसा भूमि के निमूचना और मेव आंदोलन पढ़ेंगे। सन पे ध्यान दो, निमूचना कब हुआ है 1924-25 में, मेव आंदोलन कब हुआ है 1932-34 में। 32 से लेके 34, 32-33-34 तक चला होगा, तो 32 से 34। फिर बताएं निमूचना किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो राजपूत किसानों द्वारा किया गया। मेव किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो मेव किसानों द्वारा किया गया। पढ़ लेंगे अपने सब, इनके बारे में बातें पढ़ लें। ये भी याद रखना, जागीर भूमि 20% थी, खालसा भूमि 80% थी। कई बार क्या होता है, वैसा कोई सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, और फिर वो कहता है कि
अलवर में जागीर भूमि खालसा भूमि की अपेक्षा अधिक थी। अब अपने को पता ही नहीं अधिक थी या नहीं थी, तो अपने ने तो सत्य का पता ना असत्य का पता, फिर बालाजी का नाम लेके लगाना पड़ता है, गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। थोड़ी सी दिमाग में रख लेना, रट्टे वट्टे मत मारना, थोड़ा इतना दिमाग में, भाई खालसा वाली जमीन ज्यादा थी इसलिए खालसा वालों में वहां पर आंदोलन हो रहे हैं। निमोचना आंदोलन है राजपूत किसानों का, मेव आंदोलन है, नाम से पता चलता मेव किसानों का। बिजोलिया बेगू हमने पढ़े थे धाकड़ किसानों के थे, मेवाड़ वाला खालसा था वो जाट किसानों का था, बूंदी वाला जो हम पढ़ रहे थे वो गुर्जर किसानों का था। वैसे इन दोनों का भी हमने पढ़ लिया, दिमाग में रहेगी इतनी बात तो आपके। तो दो आंदोलन पढ़ने, निमोचना किसान आंदोलन और मेव किसान आंदोलन। वास्तव में तो इनके नाम ये होने चाहिए थे, पर ये दोनों अलवर के थे, इसलिए मैं आपको ये भी याद करवाना चाहता था कि अलवर के हैं। कई बार ये भी सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि निमोचना किसान आंदोलन किस जिले में था, और मैं पूरा निमोचना पढ़ा दूं और उसमें ये नहीं बताऊं, फिर आप वहां पे मुझे गालियां निकालोगे। मंगते ने सारी बातें बता दी थी, जो असली बात जो एग्जाम के अंदर आती है वो तो हमें बताई नहीं थी। तो भाई अपने तो पाड़ बांध रहे हैं, अपने अपने पहले ही बता रहे हैं कि ये दोनों अलवर के अंदर आपकी जगह पड़ती है। आप पढ़ लेते हैं इनके बारे में क्या क्या बातें थी। निमोचना किसान आंदोलन पढ़ते थे। भूमि बंदोबस्त मैंने अब बता दिया आपको, लैंड सेटलमेंट क्या होता है अपने बात की हुई है। भूमि बंदोबस्त की कि क्या क्या चीज होती है इसमें। भूमि बंदोबस्त की मतलब भूमि की मेजरमेंट करनी, लैंड की मेजरमेंट करनी, कहां से कितना टैक्स लिया जाएगा वो सब तय करना, इसको भूमि बंदोबस्त कहा करते थे। और अलवर में कहते 3 भूमि बंदोबस्त हुए थे। 1876 24 साल बाद 1900 और 24 साल बाद 1924। दो तो याद नहीं रखने अपने। 1876 वाला पाउलेट ने किया था, पाउलेट नाम का अफसर रहा होगा अंग्रेजों का कोई, उसने किया था। 1900 वाला डायर नाम का कोई अफसर था, डायर वो नहीं है जिसको आप जानते हो, कोई दूसरा डायर नाम का अफसर था, उसने किया था। और तीसरा अपने एक पंडित जी थे एनएल टिक्को, इन्होंने कहा इस बार टीका मैं लगाऊंगा, तो तीसरे वाला एनएल टिक्को ने किया था। अपने याद रखने वाली बात एनएल टिक्को वाले की बात है, इसमें क्या बात हुई थी। पाउलेट और डायर वाला याद नहीं रखना। पाउलेट वैसे भले याद रखना, पाउलेट अपने यहाँ राजस्थान में अंग्रेजों का एक अधिकारी था, और हमारे बीकानेर पे तो तब पाउलेट बुक लिख के गया है, तो मुझे तो पाउलेट वैसे भी थोड़ा याद रहता है हमेशा। डायर 1924 में एनएल टिक्को ने। 24 वाला जब भूमि बंदोबस्त किया गया, ये सब जब चल रहा है ना, तो राजा जयसिंह है, वही जयसिंह आपके दिमाग में आ गया होगा। खूब सारे काम बताए थे मैंने, अंग्रेज विरोधी रवैया रखने वाला बंदा बताया था मैंने, वही जयसिंह। अब जयसिंह की सारी बातें आप याद कर लेना, कौन कौन सी बातें याद आ जाना चाहिए, अलवर वाले जयसिंह ने कौन कौन सी बातें की थी। जब एनएल टिक्को ने भूमि बंदोबस्त किया तो इसमें 2 बातें उभर कर सामने। एक तो इसमें जो लैंड रेवेन्यू था वो 40% बढ़ा दिया, भू राजस्व कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, 40% बढ़ा दिया गया। एक देखो दूसरी जोरदार सी चीज, राजपूत और ब्राह्मण किसानों के पास में जो स्पेशल राइट हुआ करते थे, कई विशेषाधिकार हुआ करते थे, वो समाप्त कर दिए गए। प्रिविलेज जो हुआ करते थे वो समाप्त कर दिए गए। क्या प्रिविलेज थे? जब किसान आंदोलन है और भूमि राजस्व की बात कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रिविलेजेस हो सकता है? प्रिविलेजेस ये हो जाए कि इनका लैंड रेवेन्यू कम लगे, तो बाकी किसानों से भू राजस्व ज्यादा लिया जाता था, इनसे भू राजस्व कम लिया जाता। अब अपने को यह भी पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों, राजपूत और ब्राह्मणों से कम क्यों लिया जाता था, बाकियों से ज्यादा क्यों लेते थे? तो सिंपल सा कारण था कि ब्राह्मण तो पहली बात तो खेती करते ही नहीं थे, और फिर ब्राह्मण उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो हिंदू धर्म की व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मणों को एक उच्च स्थान प्राप्त था, और ऐसा माना जाता था कि भाई इनसे तो क्या टैक्स लेना है आपने। आज भी हम भले ही कितने ही जाति पांति के अंदर बंट गए हो, भले ही आपस के अंदर वैमनस्यता बढ़ गई हो, भले ही आपस में उतना कनेक्शन कहीं नहीं दिखाई देता हो, आपको लग सकता है पॉलिटिकल माहौल की वजह से, पर फिर भी मैं आज दिन तक भी गांव के अंदर देखता ही हूं, भाई ब्राह्मण को नहीं खाना, ब्राह्मण से थोड़ी पैसे लिए जाए, पाप लगता है एक। अब वो भले सही है या गलत है जो है, पर धारणा आज दिन तक है। तो उस समय भी सामाजिक व्यवस्था में वो सीनियर थे, तो उनसे ये टैक्स वगैरह, पहली बात पंडित जी खेती करते ही नहीं, कभी कर ली तो कहा भाई अब ब्राह्मण देवता है, वाह छोड़ो, इनसे क्या टैक्स लेना, लो तो इनसे कम ले लो। राजपूतों के टैक्स कम करने का रीजन ये था कि राजपूत सैनिक सेवा दिया करते थे, मिलिट्री के अंदर हुआ करते थे। चूंकि आप मिलिट्री में सरकार को सेवा देते हैं, तो इधर आपका टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया जाए। वरना वो कहता है कि भाई मैं तो आपको उधर सैनिक सेवा भी देता हूं, और इधर जो आपके है वो खेती भी करता हूं, तो खेती में भी मेरे से उतना ही टैक्स लेते हो, तो मेरे तो पार पड़े नहीं। तो बाद में सरकार कहती नहीं भाई थोड़ा सा आपको इधर टैक्स में रिबेट दे दे। ये मैं यदि कहूं तो आज जो आपके
कैंटीन व्यवस्था है। आज भी तो फौजियों को कैंटीन में सामान सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि लगता है कि यार फौजी को जो तनख्वाह मिलती है उससे पार नहीं पड़ती यार। तो इसको जितनी ये सेवा देता है, जितनी इनकी सर्विस है, जितना इनका योगदान है, उसकी तुलना में इनको तनख्वाह कम मिल रही है। तो क्या किया जाए? तो भाई ये चूंकि देश की सेवा कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा सामान थोड़ा सा सस्ता दे दो, तो थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, आमदनी का बराबर सा लेवल आ जाएगा। अब तो फिर भी फौजियों की तनख्वाह ये 1 रैंक 1 पेंशन आने के बाद में थोड़ी सी ठीक हो गई, वरना तो पहले तो बहुत कम तनख्वाह हुआ करती थी। मेरे तो कई परिवार में जो 2000 के आसपास रिटायर होके आए हुए हैं तो पेंशन आया करती थी कोई यूं 1800 रुपए 1500 रुपए ऐसी पेंशन हुआ करती थी। ढंग की रैंक से भी कोई रिटायर हो रखा है तो उनकी पेंशन है कोई 5000 रुपए 6000 रुपए। क्या खाले आदमी 5000 रुपए 6000 रुपए के अंदर? पर फिर उनको कहा कि तुम्हें सामान सस्ता दे देंगे रे, इतने से तुम्हारी पार पर पूरा जाएगी। तो राजपूत चूंकि सैनिक सेवा दिया करते थे इसलिए उनकी थोड़ी सी टैक्स के अंदर रिबेट दे देते, उधर कम कर दिया करते। ब्राह्मणों वाला मैंने बता दिया। जयसिंह ने इस बार जब एनएल टिक्को वाला ये हुआ तो एक तो सबके बढ़ा दिए 40%। तो पहले इनके राजपूत ब्राह्मणों के बाकियों से कम हुआ करते थे। जयसिंह ने कहा कि ना, समानता का अधिकार है भाई साहब, सबके बराबर, तुम्हारे भी इतने ही लगेंगे। तो मैंने बताया ब्राह्मण तो ज्यादातर खेती करते ही नहीं थे तो उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। राजपूत चूंकि खेती किया करते थे तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा यार तू उधर भी हमारे से काम करवाए और इधर हमारा टैक्स भी बढ़ा दे, ये तो गलत बात है और हम तेरे को इतने टैक्स नहीं देंगे। तो याद रखना भाई इस आंदोलन का बड़ा सा कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि 1924 में एनएल टिक्को द्वारा जो लैंड सेटलमेंट किया गया था उसमें एक तो 40% भू राजस्व लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया था 40%, और राजपूत और ब्राह्मण किसानों के जो प्रिविलेज हुआ करते थे उनको खत्म कर दिया गया था। पहले उनसे कम टैक्स लिया जाता था अन्य किसानों की अपेक्षा, अब कह दिया गया कि नहीं बराबर टैक्स लेंगे, या टैक्स बढ़ा दिया गया उनका भी। इस वजह से वो नाराज थे। राजपूतों को चूंकि वो खेती किया करते थे, ब्राह्मण इतने नहीं करते, तो राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। अलवर के अंदर 2 क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था बेसिकली, एक तो बानसूर और एक थानागंज। इन जगह के नाम याद रखना। कई बार क्या होता है हम वो निमुचना के अंदर इतना फंस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं एग्जैक्टली एरिया कौन से हैं। और कभी वो ये पूछ लेगा आपसे कि अलवर के कौन से क्षेत्रों के अंदर उस समय राजपूत किसानों ने विद्रोह किया था, तो बानसूर और थानागाजी के 2 इलाके थे जिनके अंदर ये विद्रोह किया गया था। अक्टूबर 1924 से ही विद्रोह शुरू हुआ। 24 में भूमि बंदोबस्त हो रहा है, 24 में इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया अपना। नेता कौन कौन थे थोड़े से नाम याद कर लो। माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। ये भी मुझे याद है किसी एक एग्जाम में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये नेता कौन से किसान आंदोलन के नेता थे, तो वो बोले निमुचना लिखे, वो बोले अलवर लिखे, वो बोले बानसूर थानागाजी लिखे। पंजाबी वाली कहावत है टोडी बोती कोड़े कोड़े, मतलब एक ही है इनका। तो 4 नेता नाम याद रखना, माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह। इन 4 नेताओं ने यहाँ पर यहाँ के जो बानसूर और थानागाजी के जो राजपूत किसान थे इनको संगठित किया और संगठित करके कहा भाई आंदोलन करो। लेकिन राजा ने इनको ध्यान दिया नहीं। तो इन लोगों को लगा कि यार कोई एक्सटर्नल सपोर्ट लेना पड़ेगा, बाहर से कोई सपोर्ट मिल जाए ना अपने को तो थोड़ा ढंग का रहे। अलवर दिल्ली के पास में पड़ा करता था। उधर एक सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक सम्मेलन हो रहा था 1925 के अंदर। अपने तो ये याद रखना केवल कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 1925 में सम्मेलन था। शायद दिल्ली है, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल रहा हो, चेक कर लेंगे अपने वापस। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जनवरी 1925 के अंदर सम्मेलन हो रहा था। यहां से ये किसान वहां गए, 200 किसान लगभग, अमर सिंह, गंगा सिंह, माधो सिंह, गोविंद सिंह इनके नेतृत्व में 200 किसान वहां पर गए। और इन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वालों का, यार हम तो खुद क्षत्रिय हैं और ये राजा हम पर अत्याचार कर रहा है, मतलब तुम्हें हमारा साथ नहीं देना चाहिए। और इन्होंने बाकायदा एक पंपलेट तैयार करवाया, किसानों ने पुकार, पर्चा था, पर्चा कह दो, पंपलेट कह दो अंग्रेजी में, पुकार चर्चा नाम करके, सॉरी पुकार पर्चा नाम करके एक पर्चा छपवाया, पंपलेट छपवाया और ये यहाँ पे बांटा। सबको ले जाएगा पंपलेट दिया, भाई साहब ये पढ़ो, 40% बढ़ाया है और टैक्स और बढ़ा दिया हमारे, तो पहले कम लिया करते थे, फिर मतलब ही क्या रहा? राजा के लिए मरने के लिए भी जाओ, राजा के लिए गर्दनें भी कटाओ और टैक्स और पूरा दो, तुम ध्यान दो थोड़ा सा। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वालों ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा समर्थन है, किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरी तरीके से उनके साथ के अंदर आ गई। किसके खिलाफ? राजा जय सिंह के खिलाफ। अब किसान राजा जय सिंह के पास आए, अब थोड़ा यूं उत्साह बढ़ा, कोई बड़ा यूं पीछे मिल जाए तो मजा आता। टोगड़ियो खुंटा पान कूदे,
तो खुंटा होना जरूरी होता है। खुंटा मिला पीछे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मिली, तो ये आए जय सिंह के पास और जय सिंह को कहा कि हमारी मांगे कुछ मांगे, हमारी किसानों की क्या मांगे हो सकती है? लैंड रेवेन्यू में कमी लाई जाए, भू राजस्व ज्यादा कर दिया, 40% बढ़ा दिया, कम कर। चराई कर हुआ करता था, मैंने कल ही बताया था, पशुओं को चराने पे कर लगा करता था, तो इन्होंने कहा ये चराई कर बंद करो। पशु चरेंगे नहीं, चरेंगे तो क्या करेंगे? मतलब अब तो इनके पैसे भी खा जाएगा, तो मतलब गाय का भी शाखा से, तो वो भी अपने आप के अंदर हुआ करता। गऊ है, गऊ के कोई चरने के किस बात के पैसे ले सकता है? तो चराई कर बंद किया जाए, बेगार नहीं देंगे। किस बात की बेगार दें? एक ना ब्राह्मणों के होने की वजह से, ब्राह्मणों का ये आंदोलन था, या ब्राह्मण भी इससे पीड़ित थे, इसकी एक वजह ये भी थी, पहले जो मंदिरों को, ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दी जाती थी उसको बोलते थे माफी। माफी जमीन बोलते थे, भाई जमीन दान में देते और वहां से कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहां का टैक्स माफ कर दिया, इसलिए उसको क्या बोलते थे? माफी जमीन बोला करते थे। जय सिंह ने कहा भाई कोई माफी नहीं, ये जमीन वापस दो, स्टेट की जमीन। किस बात की? मंदिरों के और ब्राह्मणों को जमीन दी हुई है, तो जो माफी वाली जमीन थी वो जब्त करनी शुरू की। तो किसानों ने कहा यार ब्राह्मणों की तो क्या जमीन दबे यार, ये माफी वाली जमीन जो मंदिरों को दी हुई ये तो बंद कर दूं अपने आप। फिर एक राजा जयसिंह बड़ा इस मामले में जोरदार आदमी था, इसको जंगली सुअर का शिकार करने का शौक था। जंगली सुअरों का शिकार किया करता था, और वैसे भी माना जाता है कि वह जंगली सुअर का शिकार सबसे बेहतरीन शिकार माना जाता था। कि पहले यूं मर्दानगी दिखाने का तरीका था, भाई सुअर कौन मार के लाए, जंगली सुअर। आपको सुअर दिमाग में आते जो दिमाग में आ रहे ना ना, ये नहीं, वैसा जंगली सुअर एकल खोड़ा सुअर जो होता है अपने आप में एकल दंता, उसके लिए कहा जाता है वो शेर को टक्कर दे। और मेरे तो वो एक चुंडावत जी की कहानी पड़ी हुई, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, उसके अंदर क्या कहानी है मैं अब तो भूल गया उसका वो दोहा। एक सुअर होता है और कुछ राजकुमार उसका शिकार करने के लिए जाते हैं, और वो सुअर उनकी तरफ गुर्राता है, तो कहानीकार लिखती है उसमें कि शायद वो गुर्राते हुए सुअर कह रहा था कि वापस चले जाओ सारे, वरना आज कहीं पीछे सती हो जाएगी, मतलब मैं मार दूंगा सबको यहाँ पे, और पीछे तुम्हारे कोई बाट जोती होगी, लुगाइयां बैठी होगी, तुम यूं मर्द बन बन के कह के आए होंगे कि आज लाएंगे और सुअर का शिकार करके आएंगे और सुअर का मांस पकाएंगे शाम को, एक को जिंदा नहीं जाने दूंगा। तो जंगली सुअर वो जानवर हुआ करता था। राजा जय सिंह ने कई जंगली सुअर पाल रखे थे और उनके लिए बाकायदा इलाके बना रखे थे, भाई आरक्षित क्षेत्र है, ये इनके अंदर रहेंगे। वो तो कोई बात नहीं, आरक्षित क्षेत्र जो बना रखे थे, वो जंगली सुअर कई बार उन आरक्षित क्षेत्रों से बाहर निकल के और जो किसानों की जमीन थी उसको बर्बाद कर दिया करते थे। किसानों का कहना था भाई तेरे आरक्षित क्षेत्र है ये बंद कर, रोध रोध बोलते थे, इन रोधों को समाप्त किया जाए, या हमें इन जंगली सुअरों को मारने की परमिशन दे, कि हमारे यदि खेत की तरफ आएंगे तो हम इनको मारेंगे। क्योंकि राजपूत किसान थे ज्यादातर, इसलिए हथियार वगैरह रखते थे, तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारी तरफ आए तो हम सल्टाएंगे इनको, या तू अपने इनको आरक्षित क्षेत्रों में रख, इधर बाहर मत आने दे, वरना आरक्षित क्षेत्र ही बंद कर। तो किसानों ने कुछ मांग रखी, तो ये सुअर वाली ध्यान रखना कि जंगली सुअरों के शिकार की अनुमति के लिए या जंगली सुअरों की समस्या के कारण कौन सा किसान आंदोलन हुआ था, तो ये अलवर वाले किसान आंदोलन का एक बड़ा कारण ये जंगली सुअरों वाली समस्या थी कि उनके लिए आरक्षित क्षेत्र थे और वहां से वो सुअर जो बाहर जाके किसानों की भूमि को बर्बाद कर दिया करते थे, खराब कर दिया करते थे। जय सिंह ने ये मांगे वगैरह उनकी मानी नहीं तो किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए। निमूचना नाम का गांव पड़ता है बानसूर में, और बानसूर में किसान इकट्ठे होने शुरू हुए। 6 मई 1925 को सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया और सरकार ने कहा कि कोई भी सभा नहीं कर सकता, सभा पर प्रतिबंध है, और कोई भी हथियार नहीं रख सकता। 6 मई को सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया कि सभा लगाने पर प्रतिबंध है, सभा नहीं लगा सकते, हथियार नहीं रख सकते आप। लेकिन फिर भी जनता तो मान नहीं रही थी, जनता आज सभा के लिए इकट्ठी होती जा रही थी, हथियार उनके पास थे। सरकार ने फिर एक प्रयास किया और 7 मई को अगले दिन एक अफसर जनरल रामभद्र ओझा, पंडित जी थे, जनरल साहब थे, इनको कहा जनरल साहब आप जाओ और जाके बात करके आओ किसानों से, अरे क्या समस्या है मान लो बातें। जनरल रामभद्र ओझा गए किसानों से बातचीत करने के लिए, चाय पर चर्चा की, किसान नहीं माने, नहीं मानते भाई किसान, अगलों की समस्या का हल नहीं हो तो कहां से माने। अभी देख लो कितने दौर की वार्ता चल रही है, पर अभी तक भी पेच फंसा हुआ ही है, सेम बातें उस टाइम थी।
अब ये नहीं माने और उधर से संख्या बढ़ती जा रही है, तो फाइनली 14 मई 1925 को, ये याद रखना भाई, डेट याद रखना। एक कमांडर हुआ करते थे छाजू सिंह जी, और छाजू सिंह जी को भेजा, छाजू सिंह जी अब अपने हिसाब से देख लेना। उस निमुचना नाम के गांव के अंदर किसान बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठे हो रखे थे, गांव को चारों तरफ से घेरा गया। कमांडर छाजू सिंह ने फायरिंग के आदेश दे दिए। 156 किसान शहीद हुए थे। राजस्थान के किसी भी किसान आंदोलन में इतने किसान शहीद नहीं हुए जितने निमुचना के अंदर शहीद हुए थे। 156 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए थे। बेगू में 2 रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ हुए, ट्रेंच फायरिंग के ऑर्डर देता है। डाबी में नानक जी भील और देवीलाल जी गुर्जर शहीद हुए, इकराम हुसैन ने फायरिंग के आदेश दिए थे। अलवर में 156 किसान शहीद हुए थे। नाम तो किस किस का लिया जाए अपने तो लिए कि यहां पर आदेश किसने दिए थे, तो यहां पर छाजू सिंह जी ने आदेश दिए थे। देश में सर्वत्र इस घटना की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, क्योंकि ये निमुचना के अंदर हुआ था, इसलिए इसको निमुचना हत्याकांड के नाम से हम जानने लगे। गांधी जी एक अखबार निकाला करते थे, यंग इंडिया, और गांधी जी ने यंग इंडिया में कहा कि ये जलियांवाला कांड से भी भयानक है और ये दोहरी डायर सही है, कि ऐसा लगता है इसे डायर यहां पर 2 बार आके गया हो, डबल डायरिज्म है ये, या डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। गांधी जी ने जो एग्जैक्टली अखबार में वर्ड लिखे थे, तो याद रखना कि निमुचना हत्याकांड को किसने जलियांवाला कांड से भी अधिक भयानक, उससे भी ब्रूटल, जलियांवाला मैसेकर से भी ज्यादा, और इसे डबल डायरिज्म कहा था, दोहरी डायर सही कहा था। जैसा गांधी जी ने कहा था, अपने कौन से अखबार में कहा था, तो यंग इंडिया नाम करके, ये इनकी स्पेलिंग गलत हो गई, यंग इंडिया नाम करके जो उनका समाचार पत्र हुआ करता था, उसके अंदर गांधी जी ऐसा लिखते हैं, गांधी जी ऐसा बताते हैं। बात याद रखना, कोई पूछेगा गांधी जी ने निमुचना हत्याकांड को क्या कहा था, दोहरी डायर सही याद रखना आपने तो, और जलियांवाला कांड से भी अधिक भयानक ब्रूटल बताया था, और डबल डायरिज्म कहा था उसके लिए। एक अखबार आता था रियासत रियासत नाम करके एक अखबार हुआ करता था, और इस अखबार ने इसकी जलियांवाला कांड से तुलना की थी, कंपेयर किया था। कोई पूछेगा इसे जलियांवाला कांड के बराबर किसने बताया था, तो इसे रियासत अखबार ने बताया था। अपने ज्यादा काम की बात ये वाली ज्यादा याद रखें। फिर अपना एक समाचार पत्र, राजस्थान सेवा संघ वालों का नवीन राजस्थान समाचार पत्र हुआ करता था, बाद में उसका नाम बदलकर अपने तरुण राजस्थान कर लिया था। वो जो तरुण राजस्थान अखबार है, उसमें ये बात याद रखनी, 31 मई 1925 को ये वाली जो घटना, इसको विद फोटो पब्लिश किया गया था, सचित्र प्रकाशित किया गया था। तो कोई पूछे कि निमुचना हत्याकांड वाली घटना को सचित्र प्रकाशित करने वाला अखबार कौन सा था, तो तरुण राजस्थान अखबार था। किस दिन के अंक में ऐसा किया गया था, 31 मई 1925। घटना कब की है, तो 14 में, 14 मई की घटना है, 31 मई को यह सब किया गया था, तरुण राजस्थान अखबार ने किया था। मामले में बहुत ज्यादा आलोचना वगैरह होने लगी। राजस्थान सेवा संघ ने हाथों हाथ एक कमेटी और बनाई कि जाके चेक करो। कन्हैयालाल कलंतरी, हरिभाई किंकर और लादूराम जोशी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। कन्हैयालाल कलंतरी का नाम हमने कल पढ़ा ही था, जो राजपूताना मध्य भारत सभा की तरफ से गए थे, वहां पर पड़ोली वाले अधिवेशन के अंदर उन्होंने भाग लिया था, हमने पढ़ा था उनके बारे में। तो हरिभाई किंकर हम पढ़ेंगे, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापकों में से एक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ये फाउंडर्स थे राजस्थान सेवा संघ के। लादूराम जोशी का भी नाम पढ़ेंगे हम, जब शेखावटी किसान आंदोलनों में आएंगे तो इनका नाम भी हम देखेंगे, तो आगे इनके वापस नाम आएंगे। तो इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई कि आप जांच करो क्या है क्या नहीं। राजस्थान सेवा संघ वालों ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। तो ये याद रखना, ये जो कमेटी है ये राजस्थान सेवा संघ द्वारा बनाई गई, और राजस्थान सेवा संघ का अखबार था तरुण राजस्थान, जिसके अंदर वो घटना प्रकाशित हुई। तो राजस्थान सेवा संघ ने पूरा इंटरेस्ट लिया। अब कभी आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा संगठन किसान आंदोलनों में अपनी महती भूमिका निभाता है, तो आपके याद रहना चाहिए, बिजोलिया में नाम है, बेगू में नाम है, बूंदी में नाम है, इवन निमुचना में भी नाम है। तो ये हो जाएगा आपके। राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना की बड़ी आलोचना हुई, और राष्ट्रीय स्तर पर मणिलाल कोठारी की समिति बनाई गई। गांधी जी के सहायक हुआ करते थे मणिलाल कोठारी, और इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। इसमें अपने वाले रामनारायण जी भी थे, रामनारायण चौधरी भी समिति में थे, इनको सचिव बनाया गया था। रामनारायण चौधरी वह पहले व्यक्ति है जिन्होंने इसको हत्याकांड कहना शुरू किया था। तो इस निमुचना के हत्याकांड लगाना ही उन्होंने शुरू किया था, मैसेकर।
कि भाई हत्याकांड, इसको हत्याकांड कहा जाए। ये नहीं कोई एक एक दो दो, कि भाई मुझे कई बार लगता है गोविंदपुरा और जो डाबी वाला है उसमें तो दो दो किसान शहीद हुए हैं। हत्याकांड एक बड़े स्तर पर जो होता है, ये तो हत्याकांड बाकायदा में से करे। तो ऐसा कहने वाले इसको कौन थे? तो रामनारायण चौधरी ने इसको ऐसा किया था। सरकार पर दबाव बढ़ा, सर्वत्र आलोचना हुई। वल्लभ भाई पटेल बाकायदा बॉम्बे की एक सभा के अंदर इसकी आलोचना करते हैं। बीएम भरूचा एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बीएम भरूचा ने कहा कि राजा को रूस की क्रांति याद कर लेनी चाहिए। रूस में भी जनता पर राजा द्वारा ऐसे अत्याचार किए गए थे, इसलिए वहां की जनता ने क्रांति कर दी, इसलिए हे राजन आप भी इसको याद रखो। आलोचना हुई तो राजा ने कमेटी बनाई, जांच आयोग बनाया। छाजू सिंह, रामचरण और सुल्तान सिंह, तीन व्यक्ति थे उस जांच आयोग। नाम याद कर लेना भाई, छाजू सिंह, रामचरण और सुल्तान सिंह नाम करके तीन बंदे हुआ करते थे। हालांकि जांच आयोग ने तो लिपापोती टाइप का ऐसा होता है वो किया था, पर इस बीच में राजा को पता चला तो उसे खुद गलत लगा कि नहीं यार मामला तो गंभीर हो गया, गलत हो गया, वहां पर ऐसे फायरिंग वगैरह हो गई, लोग इतने सारे मर गए। राजा खुद ही चल के किसानों के पास गया। 18 नवंबर 1925 को राजा किसानों के साथ समझौता कर लेता है और उसने कहा भाई तुमका यही तो कहना है कि नया बंदोबस्त हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, जो हमारा ओल्ड सेटलमेंट है, जो पुराना बंदोबस्त है वही लागू रखा जाएगा। 1924 वाला एनएल टिक्को वाला जो भूमि बंदोबस्त है इसको हम लागू नहीं करेंगे। और उनकी मांगे वगैरह मान ली थी। पुराना भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया और नेता रिहा कर दिए गए थे। हालांकि कई नेता तो पहले ही रिहा कर दिए गए थे, पर वो जो माधो सिंह, अमर सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह जो बड़े नेता थे उनको भी कहा भाई रिहा कर देंगे। और जिन जिन लोगों के घरों से लोग शहीद हुए थे तो उनको मुआवजा 128 रुपए का मुआवजा और दिया गया था। उस टाइम के हिसाब से ये राशि रही होगी, तो ये मुआवजा वगैरह और दिया गया। ये आपके अलवर का जो निमुचना वाला आंदोलन था, जो राजपूतों द्वारा किया गया था, जो बानसूर थानागाजी क्षेत्र के अंदर हुआ था, जो एक बड़ा हत्याकांड हो गया था, जिसकी गांधी जी ने यंग इंडिया में और तरुण राजस्थान अखबार ने बड़े स्तर पर इसकी आलोचना की थी। वल्लभ भाई पटेल, बीएम भरूचा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। वो आंदोलन ये था। न केवल राजस्थान सेवा संघ वालों ने समिति बनाई, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं ने भी समिति बनाई थी। ये निमुचना आंदोलन। दूसरा अपने पढ़ लेते हैं मेव, मेव किसान आंदोलन। मेव मुस्लिम जाति है। ये ऐसे मुस्लिम थे जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे। पहले हिंदू थे और बाद में धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। हालांकि ये हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, पर इनमें अभी तक भी हिंदू वाले तत्व ज्यादा थे। और ऐसा अपने सबके साथ ही भारत में ज्यादातर जो कन्वर्जन हुआ था, तो कन्वर्जन के बावजूद आज भी जो मूल संस्कृति है वो अभी तक भी जिंदा है, अभी तक भी लोगों के अंदर दिखाई देती है। और वो वैसे भी हम हमेशा कहते ही हैं सब लोग कि धर्म जो होता है वो अपनी स्थानीयता, जो भी लोकेलिटी होती है ना, उससे प्रभावित होता है। जिस लोकेलिटी में आप रहते हो उसके अनुसार आपके क्रियाकलाप हो जाते हैं। अब भले ही वो मुसलमान कन्वर्ट नहीं हुए थे, बाहर से भी आए थे, तो भी उनकी खूब सारी जो गतिविधियां थी वो अपने यहाँ के जैसे हो गई। आज भी भात भरने, मायरे भरने, मामोसा की चूनड़ी लनी, कोई लाल जोड़ान, ये सब के सब विशेषता वैसी वैसी पड़ी है। शादी ब्याह की, बाकी चीजों की लोकेलिटी ऐसी थी, तो ये होना ही है अपने आप में। वही मैं और कहूं कि पाकिस्तान के पंजाब में रहने वाले सारे मुस्लिम पंजाबी बोलते हैं। पाकिस्तान वाले खिलाड़ियों को देखो आप, सबको, सबके सब आपको पंजाबी बोलते हुए नजर आएंगे। मतलब शोएब अख्तर ये तो कमेंट्री करते हैं ना, तो भी पंजाबी ही निकलती है, इनसे प्योर हिंदी अभी तक भी नहीं निकल पाती। हालांकि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू कर दी गई। उन पाकिस्तान वाले पंजाबियों को एक को भी पंजाबी लिखनी नहीं आती है, क्योंकि मीडियम ही उर्दू है, तो लिखनी कहां से आएगी पंजाबी? गुरुमुखी लिपि भूल गए वो लोग, पर बोलते तो है, बोली तो वही रही उनकी। वो लोकेलिटी का फर्क था अपने आप में, आसपास में सब तरफ वही बोल रहे थे, तो उनकी वही भाषा रही। तो यहां पर भी ये रहा कि मेव जो किसान थे हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट तो हो गए थे, लेकिन अभी भी हिंदूवादी तत्व इनके अंदर थोड़े ज्यादा ही थे। और मेवात, इनका जो इलाका उसको मेवात कहते हैं। बेसिकली ये मेवात वाले इलाके में अपने अलवर के कुछ भूभाग आते, भरतपुर के कुछ क्षेत्र आते, और गुड़गांव जो अब तो अपने हरियाणा में आता है, गुरुग्राम का देते हैं जिसको, अब तो अपने हरियाणा में आता है। उस समय हरियाणा पंजाब को मिला के पंजाब स्टेट ही हुआ करता था अंग्रेजों का, तो पंजाब स्टेट का भाग हुआ करता था। अलवर के, चूंकि हम किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो अलवर में कौन कौन सी जगह पे ये था? तो तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, ये वाले जो इलाके थे, इन इलाकों के अंदर ये लोग ज्यादा रहा करते थे। आप और देखें, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, नाम राम लक्ष्मण किशन है, मेव बाहुल्य इलाका है, पर जगह के नाम रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़,
तिजारा इन इलाकों के अंदर थोड़े से ज्यादा हुआ करते थे। ये किसान जो थे, मांगे क्या थी, वही मांगे होंगी यार, अकाल के टाइम में भू राजस्व में छूट दो, कम से कम अकाल के टाइम तो दो, अकाल के टाइम में उतना ही ले लेते हो। और वो मैंने आपको एक दिन बताई थी पहले बात, कि किसान आंदोलनों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पहले जब अकाल वगैरह पड़ते थे तो राजा महाराजा छूट दे दिया करते थे। अंग्रेजों के आने के बाद में ये छूटें वगैरह मिलनी बंद हो गई थी थोड़ी। आयात निर्यात कर में कमी लाई जाए, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके आना, वहां से सामान आना, इस पे सरकार टैक्स लगाया करती थी। उन्होंने कहा साहब इसमें भी थोड़ी सी कमी दी जाए। बेगार सब जानते हो, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जाए। इधर एक चीज और चल रही थी, ये समझ लेना आप, कई बार कोई पब्लिक वेलफेयर के काम के लिए किसी भी भूमि को जब्त किया जाता, अब भी लेती है सरकार। आपके खेत से सड़क निकलेगी इसलिए सरकार आपकी जमीन लेगी, लेकिन सरकार क्या करती है, अब उस जमीन का आपको मुआवजा देती है, कंपनसेशन देती है, क्षतिपूर्ति देती है, हर्जाना देती है, कुछ ही बोल दो आप उसको। यहां पर वो हर्जाना नहीं दिया जा रहा था। सार्वजनिक कार्यों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी लैंड सीज की जा रही थी उसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही थी, और इस वजह से किसान परेशान थे। और किसानों का कहना था कि नहीं साहब ये भी हमें दिया जाना चाहिए यहां पर। तो आप ये थोड़ी सी बातें याद रख लेना, है ना, कि मेव किसान आंदोलन मेवात में हुआ था। मेवात वाला इलाका अलवर, भरतपुर, गुड़गांव वाला कुछ क्षेत्र हुआ करता था अपने। और इनकी मांगे कि अकाल के टाइम भू राजस्व में कमी दो, आयात निर्यात के कर हटाओ, जो बेगार है उसको खत्म करो, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दो। सुअर वाली समस्या मैंने बताई दी आपको। और सार्वजनिक कार्य के लिए जो भी भूमि जब्त की जाती है उसकी क्षतिपूर्ति दो, मुआवजा दो उसका। दो संगठन इसमें भी याद रखने, दो संगठनों ने बड़े बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम। एक 1923 में बना, एक 1927 के अंदर बना। अंजुमन का तो मतलब इस सभा होती है, संगठन ही होता है। तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम। ये वाला है ना, ये वाला आपने कोरोना में खूब सुना है। कोरोना के शुरुआती दौर में जो आप सुन रहे थे सारी की सारी बातें, जमातियों ने कोरोना फैला दिया, जमातियों ने कोरोना फैला दिया, उनका संगठन यही है। ये बना ही सबसे पहले अपने इस इलाके के अंदर ही था। और इसका रीजन ये था कि मेवात वाले मेव जो थे वो मुस्लिम बन गए थे, पर हिंदू क्रियाकलाप नहीं छोड़ रहे थे। अभी तक भी हिंदुओं की तरह रहन सहन था। इसलिए जो भी कोई कट्टरपंथी तत्व थे उनको थोड़ा लगता था कि नहीं यार, इनमें भी इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, इसलिए ये संगठन यहां पर काम कर रहा था। और चूंकि किसानों की समस्या थी, इन संगठनों ने कहा ठीक है, हम वैसे काम तो धार्मिक वाला करते हैं, लेकिन आपकी ये समस्या है तो हम इसके लिए भी आएंगे। तो ये इसमें भी साथ में उतरा गए थे। तो जमीयत तबलीगुल इस्लाम, दो संगठन याद रखना भाई, अंजुमन खादिमुल इस्लाम, जमीयत तबलीगुल इस्लाम। और जब ये धार्मिक संगठन इनके साथ जुड़े ना, तब इनकी मांगे थोड़ी अलग हो। अब इनकी है किसान आंदोलन, अब इनकी मांगे हैं कि मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मस्जिदें जितनी भी हो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर आए, उर्दू को बढ़ावा दिया जाए। जबकि मैंने बताया जय सिंह कौन राजा है, जय सिंह जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। न केवल जय सिंह बल्कि उधर भरतपुर के अंदर किशन सिंह जी, दोनों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। ये कह रहे हैं उर्दू को बढ़ावा दो, मुसलमानों को नौकरी में ज्यादा संख्या में शामिल किया जाए, कि मुसलमान नौकरी के अंदर कम है, इनको नौकरियां ज्यादा दो, मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल खोले जाने चाहिए। अब ये देखो किसानों जैसी मांग नहीं, ये धार्मिक मांगे थी, ये इन संगठनों की वजह से आ गई। और ये जब चीजें आई ना तो आंदोलन कम्युनल होता चला गया, सांप्रदायिक होता चला गया। कि पहले केवल किसानों जैसी मांगे थी, अब इन मांगों की वजह से वो धर्म वाली स्थिति उत्पन्न होने लग गई। और अब कहीं ना कहीं वो हिंदू मुस्लिम क्लेश जैसी बातें थी, और कई जगह वास्तव में वायलेंस की घटनाएं, हिंसक घटनाएं भी होने लग गई थी। इन लोगों ने किशनगढ़ का जो नाजिम हुआ करता था उस पर हमला कर दिया था, उसको मारने की कोशिश की थी। तो ये यहां पर जाते जाते हिंसक और सांप्रदायिक भी हो गया था धार्मिक संगठनों के आने की वजह से। किसी भी आंदोलन के अंदर ऐसे संगठन आए तो अपने आप थोड़ी सी बातें हो जाती है। नेता कौन थे, मैंने बताया कि गुड़गांव भी मेवात में आता था, तो गुड़गांव के यासीन खान थे, वो उसके नेता हुआ करते थे। एक थे सैयद भीख नारंग, अंबाला के रहने वाले थे, ये इसके नेता थे। एक मोहम्मद अली अपने इधर के लोकल के थे, ये भी यहाँ के नेता हुआ करते थे। इन नेताओं ने चलाया किशनगढ़ के नाजिम पे, ये लोग हमला वगैरह करने की कोशिश करते हैं। राजा को लगा यार मामला गंभीर होता जा रहा है, कुछ किया जाना चाहिए, तो राजा ने एक आयोग बना दिया। दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल के नेतृत्व में एक आयोग बना दिया गया। ये जो यासीन खान साहब जो है गुड़गांव वाले, इन्होंने किसानों को कहा कि अपने तो आयोग के सामने जाना ही नहीं है, बातें ही नहीं माननी इनकी। तो किसानों ने आयोग का बहिष्कार कर दिया, याद रखना, किसानों ने बहिष्कार किया। आयोग के सदस्य हैं भाई ये नीचे वाले, तो किसानों द्वारा बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया। वही कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग कमेटी बनाई जाती है, और किसानों ने कहा भाई नहीं, हम तो इससे बातचीत नहीं करेंगे। किसके कहने पे, तो यासीन खान के कहने पे।
और दुर्जन सिंह और गजनाफर अली और गणेश लाल वाला जो था, इसके सामने वो लोग नहीं गए। लिपापोती क्या किसान गए नहीं। और इधर अंग्रेजों को मौका मिला। अंग्रेजों की और जयसिंह की आपस में बनती नहीं थी। वो मैंने कांड कई बताई दिए थे आपको। वह बंदा आपके हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, सामाजिक सुधार कर रहा है, गोलमेज सम्मेलन में जाके ये कहता है कि मैं जनता को सारे अधिकार देना चाहता हूं। वायसरॉय की वाइफ को उसने कुत्ता अंदर नहीं ले जाने दिया था। बीएचयू को पैसे दे रहा है, एएमयू को पैसे दे रहा है। तो राजा को तो आप सांप्रदायिक नहीं कह सकते कि राजा की कोई गलत नीतियां थी। उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए पैसे दिए थे, वो तो सबको बराबर नजरों से देख रहा था। किसानों में थोड़ा मामला भड़क गया। अंग्रेजों को मौका मिला। अंग्रेजों ने कहा कि भाई मेवात वाले इलाके के अंदर राजा जयसिंह ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। और यहां पर तिजारा में दंगे भड़क गए थे 1933 में। पढ़ाया था मैंने ये। तिजारा में राइट्स हो गए थे। और इन तिजारा दंगों के बाद में जयसिंह को यहां से हटा दिया गया। तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं पहले कि जयसिंह को हटाया गया। जयसिंह बाद में यहां से चला गया था आपके पेरिस, और पेरिस में बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये सब बातें मैंने आपको पढ़ा दी थी। अंग्रेजों ने बाद में कहा भाई हम सुधार करेंगे, और अंग्रेजों ने लिपापोती करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने मेवात के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया कि स्पेशल ऑफिसर है, ये आपसे मेवात की समस्याओं का ध्यान रखेगा, आपके लगान के अंदर कमी ला देंगे, आयात निर्यात कम में कमी ला देंगे, रोधों की संख्या, जो जंगली सूअर वाले वो क्षेत्र हुआ करते थे, उनकी संख्या में कमी ला देंगे। हम कहते हैं अंग्रेज इसके माध्यम से एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। अंग्रेज कहीं ना कहीं मेवों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देख लो हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, और इस मेवों के कंधे पर बंदूक रखे वो जयसिंह से बदला लेना चाहते हैं, जयसिंह को यहां से निकालना चाहते हैं। और अंग्रेज इस मामले में सफल हो गए थे। तो वह आदमी जो लेडी वायसरॉय को वापस भेज देता है, वह आदमी जिसने रोल्स रॉयस कार की यहां धज्जियां उड़ा के रख दी थी, जो यूं सनातन संस्कृति का वाहक था, उस समय अंग्रेजों की खिलाफत कर रहा था, तो उस आदमी से तो अंग्रेज बाद में कैसे किसी ना किसी तरीके से निपटने का प्रयास करते, और उन्होंने निपटने का ये तरीका निकाला। ये सारे सुधार अंग्रेजों द्वारा किए गए थे बाद में। तो अंग्रेजों ने इन दोनों राजाओं को हटाया था। अंग्रेजों ने यहां पर जो आपके अलवर में जयसिंह को हटा के तेज सिंह को राजा बना दिया था, मैंने बताया था आपको। मैं आगे और बता दूंगा, भरतपुर में भी किशन सिंह को हटा के एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, मैकेंजी, उस मैकेंजी को शासन के सारे अधिकार सौंप दिए थे। तो भरतपुर में भी किशन सिंह जी को हटा दिया था। तो जिन लोगों ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था, जो भी ऐसी पॉलिसीज अपनाई थी, उनको अंग्रेजों ने हटा दिया था। अलवर के अंदर जयसिंह जी को और भरतपुर के अंदर किशन सिंह जी को। ये अपने दो किसान आंदोलन पढ़े भाई, एक तो मेवों वाला, एक निमोचना वाला। निमोचना वाला कोई मेंस के अंदर पूछ सकता है, तो आप 50 शब्दों के अंदर तैयार रखना। मेव किसान आंदोलन की तो जो बातें हैं बड़ी बड़ी, वो आप तैयार कर लेना केवल। कल हम और पढ़ेंगे, कल किसान आंदोलन खत्म कर देंगे। थैंक यू।